अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम नासबरदारी, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। मिस्टर स्टूडियो में मौजूद हमारे मुल्क के मुमताज दानिश्वर सीनियर कॉलम निगार तजिया कर अदरीस ना साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, IMF का वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। हुकूमती वफ्द के साथ रोजाना की बुनियाद पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन IMF के वफ्द ने कड़ी शराइत सामने रख दी हैं। हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या हम IMF की शराइत मानने से इनकार कर सकते हैं? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? असली बड़े अफसोस की बात है कि हमारे पास तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना कि हम इनकार कर सकें, IMF के वफद को कहें कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते जी। मतलब उनके जो मुतालबात हैं, जो बड़े मुतालबात सामने आए हैं, वो 7 बड़े मुतालबात हैं और जिनमें हर रोज एक मुतालबे का इजाफा हो रहा है। आज 2 मुतालबात और आगे, बल्कि उसे एक ही मुतालबा कहना चाहिए। उसमें 3 चीजें उन्होंने रखी। एक उन्होंने कहा है कि आप 2 आपके जो पावर प्लांट्स हैं उनकी निजकारी करें, और तीसरा जो है पाकिस्तान स्टील मिल, उसको भी फरोख्त करें, उसकी भी निजकारी कर दें। जी। सोचने की बात यह है कि अगर हमने अपनी चीजें बेच के ही गुजारा करना है तो फिर IMF के वफद के साथ हमें मुज़ाकरात करने की जरूरत क्या है? अगर हमने अपनी ही चीजें बेचनी है, 2 पावर प्लांट बेच देंगे, अगर हम पाकिस्तान स्टील मिल बेच देंगे, अच्छा ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। आप कहेंगे कि बेचने में हर्ज क्या है? उस पर आज मैंने बात करनी है कि अगर हम बेच देते हैं तो उसके बाद इस कौम को क्या नताइज भुगतना पड़ेंगे, होगा क्या हमारे साथ। IMF ने पहले जो शराइत रखी थी उसमें 2-3 चीजें उसमें भी बड़ी कड़ी थी। मिसाल के तौर पर डॉलर का रेट था उसमें, और आपने देखा कि डॉलर का रेट कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है। जब IMF का वफद जो है वो 8 तारीख 9 तारीख तक यहाँ है, 8 फरवरी तक, अभी आज 6 फरवरी, अभी 2 दिन हैं अभी उनके यहाँ पाकिस्तान में मुज़ाकरात के। जी। आप देखिएगा उनके होते होते हुए डॉलर कहाँ जाता है और पेट्रोल कहाँ जाता है, बिजली के निरख कहाँ जाते हैं, गैस के निरख कहाँ जाते हैं, अशिया खुर्दोनोश कहाँ जाती हैं। पाकिस्तानी अवाम जो है, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम इस वक्त सोए हुए हैं, भंग पी के नहीं जैसे बंदा सोया होता। आप अपना पूरा मुल्क बेच रहे हैं, चीजें कहीं से कहीं जा रही हैं और समझ नहीं आ रही। पब्लिक जो है वो सोए हुए हैं। हमारी अपोजिशन जो है, पहली बात तो ये नूरा कुश्ती जो हो रही है उस पर, मतलब उसकी पकड़, उसकी धकड़, ये सब कुछ शुरू हुआ है कि शेर शीद को पकड़ लो, फलां को पकड़ लो, फलां को छोड़ दो, फवाद चौधरी को छोड़ दो, फलां को पकड़ लो। जो नून लीग के साथ हुआ था ये आप उनके साथ कर रहे हैं। मरियम बीबी आज मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने कहा जी मैंने इतने महीने जेल काटी है, नवाज शरीफ साहब ने इतने साल और इतने महीने जेल काटी है, 8 महीने राना सनाउल्लाह ने जेल काट लिया, साद रफीक ने 1.5 साल जेल काटी, फलां ने जो हमारे साथ हुआ था अब हम वही करेंगे इनके साथ। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आज चल रही थी कि इमरान खान साहब जो जेल भरो तहरीक का ऐलान कर चुके हैं और वो कह रहे हैं कारकुनों को जेल भरें, तो एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की है। वो बात मुझे अच्छी लगी कि इमरान खान साहब अपने तो छोटे छोटे मुकदमात में बेल करवा लेते हैं, वो जेल जाने नहीं चाहते, कारकुनों को कह रहे हैं कि जेल भरे, तो इमरान खान साहब को अपने से स्टार्ट लेना चाहिए, जरा जेल में जाएं, फिर देखते हैं कितने कारकुन जाते हैं और शायद उनके जेल जाने से इनकलाब आ जाए। खैर, मैं बात कर रहा था IMF के वफद की। अगर हमारी सियासी क़यादत जो है वो थोड़ी सी बेदार हो और उन्हें पता हो कि करना क्या है, इमरान खान साहब अपनी आंखें बंद, लेकिन IMF के साथ कौन लड़ाई लेगा? उन्हें पता है कि अगर IMF की किसी एक शर्त को अपोजिशन ने उसे हदफ तनकीद बनाया तो अगली दफा इक़्तिदार में नहीं आ सकेंगे। ये सारे लोग तो अपने इक़्तिदार की जंग लड़ते हैं, तो IMF पे कोई तनकीद नहीं कर रहा। IMF यहाँ आए हैं, वो मुतालबात कर रहे हैं, कड़ी शराइत रख रहे हैं, और अपोजिशन और सारे, होगा क्या? आपको IMF की, जैसे आपने कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन है, गज्जी नहाए क्या और निचोड़े क्या, हमने क्या शराइत रखनी है? हम कैसे इनकार कर सकते हैं? IMF ने हमें कहा बिजली के निरख बढ़ा दें, हमने बढ़ा दिए। उन्होंने कहा पेट्रोल के निरख बढ़ा दिए। उन्होंने कहा कि डॉलर को आप बिल्कुल वैसे ट्रीट करें, ओपन मार्केट पे छोड़ दें, जैसे जैसे ओपन मार्केट में बढ़ता जाए आप उसे तस्लीम करते जाए, हमने मान लिया। अच्छा, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान पे चलेंगी, हमने कहा ओके, जैसे आप कह रहे हैं, जिन्ना तेरी मर्जी ने चाह पे लिया, वहां हुआ। अब IMF आपको कह रहा है कि आप अपनी चीजें जो हैं वो नीलाम करना शुरू करें। 2 पावर प्लांट्स का उसने आज कह दिया कि 2 पावर प्लांट जो हैं वो आप फरोख्त करें, उनकी निजकारी करें, और पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी करें। इससे पहले तकरीबन पौना मुल्क तो हम बेच के गिरवी रख चुके हैं, बेच चुके हैं। हमारी हाईवेज, हमारी मोटरवेज, हमारी तमाम रोड्स, बड़ी जो रोड्स हैं वो सारी की सारी हमने बेच दी हैं, गिरवी रखी हुई हैं। हमने PIA गिरवी रखा हुआ है। कौन सा ऐसा इदारा है जो आपने गिरवी नहीं रखा, जो आपने या गिरवी नहीं रखा या बेचा नहीं? सारे के सारे इदारे गिरवी हैं और सारी की सारी रोड जो हमने फरोख्त कर दी। ये हमारी सूरत हाल है। अब अगर आप अपने पावर प्लांट जो हैं, पहली उनकी मुतालबे पर, ये इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसके बाद फुल स्टॉप है, आपने 2 पावर प्लांट्स भेज दिए और उसके बाद फिर अल्लाह खैर सलाह, नहीं, उसके बाद फिर 2 और का मुतालबा आएगा अगली इंस्टॉलमेंट पे कि 2 और भेज दें और ये भी भेज दें। नतीजा क्या निकलेगा? नंबर 1,
जब आप निजकारी करते हैं तो उसमें जिस कंपनी को आप बेचते हैं उनके साथ डील करते हैं कि निरख बढ़ाने का उनका अपना एक फार्मूला होता है जी। उसके मुताबिक वो बिजली की कीमतें जो है उनका तयन करेंगे, हुकूमत को किस दामों वो फरोख्त करेंगे, ये सब कुछ उसमें तय होता है। आप आर्जी तौर पर अपना कमीशन लेने के लिए, और ये इल्जाम नहीं लगा रहा, ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी जो है ये तो माँ को भी बेचे तो उसमें भी अपना कमीशन रख लेते हैं। तो हमारी हुकूमतों ने जिन लोगों के साथ भी मुआहदे किए हैं अब तक अपना कमीशन इन्होंने पहले रखा है। आपको पता है ना राजा परवेज़ रेंटल पावर केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट तक ये गूंज गई कि अपने सिर्फ अपनी करप्शन के लिए अपनी उसमें, और उसमें जरदारी साहब का भी नाम आया था कि इन सब लोगों ने उसमें कमीशन लिए जी। समंदर में आके बहरी बेड़े खड़े हो गए थे और हमने जो रेंटल पावर लिए थे। अच्छा, अब होगा क्या कि जिन लोगों के साथ आप मुआहदे करेंगे वो लोग अपनी मर्जी से निरख तय किया करेंगे। उसमें तय होता है कि वो करेंगे फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर, जैसे ही पेट्रोल महंगा होगा फौरी तौर पर ये कर दिया वो कर दिया। तो आप 2 पावर प्लांट अगर रखते हैं तो फिर पहली बात तो वो आपके सैकड़ों नहीं हजारों मुलाजमिन की छुट्टी करवा देते हैं। स्टील मिल के लोग तो पहले बेरोजगार बैठे हैं, आपने सैकड़ों लोगों की छुट्टी करवाई है, हजारों लोगों की छुट्टी करवाई है, लोगों को बेरोजगार कर दिया, लोगों के चूल्हे ठंडे हो गए। फिर ये करते हैं वो, आपके इल्म में होगा कि वो जितनी बड़ी पोस्टें होती हैं उन पे अपने बंदे ला के बिठाते हैं जी। आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया कंपनी कैसे आए थे बड़े सगीर में, और उसके बाद फिर मुगलिया सल्तनत का खात्मा हो गया था। हम जिस ट्रैक पे चल रहे हैं ये होगा क्या कि वो लोग अपनी ब्रिगेड यहाँ तैयार कर लेंगे। जैसे सऊदीया में आपके इल्म में होगा उन्होंने फौज तक अपनी उतारी हुई है वहां की सिक्योरिटी के नाम पर, जहां पे इस वक्त अमेरिकन जो है ना जहां काम कर रहे हैं, जिन कंपनियों पे उनकी हुक्मरानी है वहां पे अमेरिकन फौजी हैं। तो जब यहाँ पे ऐसा सब कुछ होगा तो आपका एटम बम जो है वो अचार के साथ खाने के काबिल हो जाएगा। हम तो पहले महफूज नहीं, मैं आज दोस्तों से बात कर रहा था कि यार हमें तो अपनी फौज की हिफाजत के लिए फौज रखना पड़ेगी जी। इन बेचारों को सिक्योर कैसे करना है, इनको कैसे बचाना है दहशतगर्दों। हर रोज कोई ना कोई चौकी उड़ रही है, कोई धमाका हो रहा है। हमारी पुलिस को बचाने के लिए आपको एक मजीद पुलिस रखनी पड़ेगी कि इन पुलिस वालों को कैसे बचाना है, आपके एटम बम को कैसे बचाना है, यार अपनी मुईशत को कैसे बचाना है। और सियासतदानों से, मतलब हमने जो दूध की राखी पे बिल्ली बिठाई हुई या बिल्ला बिठाया हुआ है, उस बिल्ले से दूध को कैसे बचाना है, आप किस किस को बचाएंगे। परसों जब बात हुई थी, जब शेर रशीद साहब के उन्होंने वावेला मचाया कि मेरी जान को खतरा है, तो उस वक्त मैंने कहा था कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा बंदा है जो महफूज है मासवाए सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के फैसले के। सिर्फ यहाँ फैसला महफूज होता है, बाकी हर चीज गैर महफूज है। मेरी और आपकी जान भी गैर महफूज है। तो होगा क्या जब आप वहां सारा कुछ भेज देंगे उनको, तो वो अपनी फौज अपने लोग वहां लाके बिठा देंगे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी और वेस्ट इंडियन कंपनी आके बड़े सगीर में बैठ गए थे, और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फिर कब्जा कर लिया था बड़े सगीर पे। फिर भागने का रास्ता नहीं मिला था आपके बहादुर शाह जफर को। वो मुगलिया सल्तनत जो तलवार के बलबूते पर जिन्होंने हुक्मरानी की थी, यहाँ हिंदुस्तान में आए थे, उनकी फतुहात का सिलसिला नहीं रुक रहा था। तो फिर नतीजा ये निकला था कि उन लोगों को, आपको पता ना बहादुर शाह जफर की शहजादी और शहजादों के साथ क्या शुरू हुआ था, उन बेचारों से भागने, ब्राइलर नहीं जैसे आपके होते चूजे, वो बिल्कुल ब्राइलर हो चुके थे। ये तारीख ने लिखा, उनसे भागा नहीं जा रहा था। पैदल भागना था तो भागा नहीं जा रहा था, उनसे चला नहीं जा रहा था, पैदल वो चल नहीं सकते थे। उनका तो लिबादा पकड़ने के लिए 4-4 पीछे गुलाम होते थे जो उनके कपड़े संभालते थे, उनके लिबादे को पकड़ते थे, उनको हथेलियों पे उठा के वो बिठाया करते थे, बगियों में, हाथियों पे, ये जिस चीज पे बिठाना होता था। तो आप लोग जिस तरह की लग्जरी लाइफ में जा रहे हैं, ये चीज बेच दी और घर में एसी लगवा लिया, ये चीज बेच दी और आपने अय्याशी कर ली। हम लोग जरा सोचें कि जब कोई आज से 25 साल के बाद, वो बहुत ज्यादा मैंने बता दिए, जब यहाँ पे उनका पूरी तरह होल्ड होगा, हर चीज पे वो काबिज होंगे, हर चीज हमने उनको फरोख्त कर दी होगी, हमारी रोड्स, तो क्या वो उन रोड से आपको गुजरने देंगे? तो ये जरा सोचना है आपने। और मैं हुकूमत को मशवरा दूंगा कि आपके पास सबसे कीमती चीज जो है वो तो आपका एडमी प्रोग्राम है जी, आप उसे भी भेज दें। भाई क्या जरूरत है, आप पे तो हमले हो रहे हैं, आप किसी से महफूज नहीं, 2 दहशतगर्द आते हैं, आपको उड़ा के रख देते हैं। तो बाबा फिर उसको क्यों नहीं भेज देते, एक ही दफा काम खत्म करें, पूरे का पूरा पाकिस्तान क्यों नहीं भेज देते? पाकिस्तानी कौम की जब तक आंखें नहीं खुल जाती, जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता, मैंने एक दफा कहा था, पाकिस्तानी कौम हर रोज सोती है और उठती है, सोती है और उठती है, जागती नहीं है। जिस रोज पाकिस्तानी कौम जाग गई, उस रोज कोई चीज गिरवी नहीं रख सकेगा, कोई चीज बेच नहीं सकेगा। ये निशाइयों वाला स्टाइल है इनका। शहबाज शरीफ साहब आते हैं, भाई आपके पास क्या विजन है, आप किस मर्ज की दुआ है, आपने इमरान खान को हटा दिया, इमरान खान ने आपको हटा दिया, अब आप फिर आ जाएंगे, अब फिर वो आ जाएंगे। मुझे ये बताएं कि इस कौम के नसीब में यही है कि फलानी हुकूमत
लूट के खा गई थी, फलान लूट के खा गया, फलान लूट के खा गया, ये किया जरा इमरान खान का, ये किया जरा शहबाज शरीफ का, लूट के ले गया था नवाज शरीफ, अब लूट के ले गया इमरान खान। भाई आप लोग किस मर्ज की दुआएं, आपके पास अगर कोई फार्मूला नहीं है तो यार आप दयानतदारी के साथ हाथ क्यों नहीं खड़े कर देते। मैंने एक दफा आपके नाज़बरदारियां में मिसाल दी थी जी, हंसी क्रोनी है एक क्रिकेटर, दुनिया का बड़ा क्रिकेटर, हंसी क्रोनी पर इल्जाम लगा था कि उसने करप्शन की है, मतलब जो वो जुआ शुआ खेलते हैं उस पर इल्जाम लगा। मुझे याद नहीं है कि कितने करोड़ का इल्जाम लगा था, फर्ज कीजिए कि 2 करोड़ का इल्जाम लगा होगा, 3 करोड़ का लगा होगा कि इसने 3 करोड़ रुपए का जुआ खेला है जी, और इस वजह से हम मैच आ रहे हैं। अच्छा, मैं उस वक्त आपकी उम्र में होऊंगा या इससे थोड़ा बड़ा होऊंगा, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन वो वाकया मुझे याद है। हंसी क्रोनी पर इल्जाम लग गया कि उसने जुआ खेला है, तो हंसी क्रोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि हंसी क्रोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है तो उसकी तरदीद करेगा कि ये मुझ पर इल्जाम लगा है, अपनी सफाइयां पेश करेगा। हैरान कुन बात समीर, हंसी क्रोनी दुनिया जहां का मीडिया उसके सामने पड़ा, दुनिया जहां के माइक्स उसके सामने पड़े हैं। अब हंसी क्रोनी बैठा है और मीडिया सोच रहा है, सारा देख रहा है, वेट कर रहा है कि हंसी क्रोनी क्या बोलता है। हंसी क्रोनी ने रोना शुरू कर दिया। अब वो रो रहा है जैसे बच्चे बिलक बिलक नहीं रोते, ऐसे वो रोया। उसके बाद उसने अपनी कौम के सामने हाथ जोड़ दिया। उसने कहा कि मेरे पे इल्जाम लगा है 3 करोड़ रुपए का, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने 3 करोड़ की करप्शन नहीं की, मैंने 2 करोड़ की है। मैं अपनी कौम से माफी मांगता हूं कि मैंने गलत किया है, मैंने जुआ खेला है, अपनी कौम के साथ वफा नहीं की, मैंने अपनी कौम के साथ गद्दारी की, उनके जज्बात के साथ खेला हूं, मैं अपनी कौम से माफी मांगता हूं, आज के बाद मैं नहीं खेलूंगा। अच्छा, आप इसको पता नहीं किस एंगल से ले रहे हैं। यार कितना बड़ा आदमी था हंसी क्रोनी, जिसने पूरी कौम के सामने ना सिर्फ एतराफ किया अपने जुर्म का, बल्कि हाथ जोड़ के माफी मांग ली। भाई आपके सियासतदान अगर इतने जोगे नहीं है, ये बेशर्म लोग इतने जोगे नहीं है कि आपको और मुझको बहरानों से निकाल लें, दलदल से निकाल लें, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाथ जोड़ के कौम से माफी क्यों नहीं मांग लेते। ये कहें कि हमारे पास का रोग नहीं है, हम नहीं कर सकते। अगर इनके पास विजन है तो ये जो आज मरियम बीबी तकरीरें कर रही थी, उनका सारे का सारा फोकस जो इमरान खान था, जैसे इस मुल्क में इमरान खान के अलावा कोई इशू ही नहीं है। और बाबा इस मुल्क का इशू महंगाई है, बेरोजगारी है, आप इमरान खान को लेके बैठी हैं। अच्छा, आप बार बार रोना रो रही हैं अपनी जेलों का। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि नवाज शरीफ साहब बिला वजह जेल गए थे, ये मोहतरमा जो थी ये बिला वजह जेल गई थी। इन लोगों ने इस मुल्क को लूट के खाया है जी। शहबाज शरीफ अगर जेल में जाते हैं, बार बार जाते हैं, तो अच्छा शेर शीर बिला वजह चला गया। जिस अंदाज से उनको भौंकने की आदत है इन सब लोगों को, जिस अंदाज से ये जुबान दराजी करते हैं इदारों के खिलाफ, और बाबा इनको तो जेलों में नहीं, इनको पता नहीं कहां होना चाहिए, इनको तो काला पानी होना चाहिए। ये तो बहुत छोटी चीज है इनके लिए, 2-2 4-4 दिन की जेल जो है। बीबी अगर आप जेल में गई थी तो आप बिला वजह नहीं गई थी, बेगुनाह नहीं थी आप सुकरात की तरह बेगुनाह जेल में नहीं गई थी, आप अपने जुर्म की वजह से जेल में गई थी। चूंकि पाकिस्तान का निजाम बहुत कमजोर निजाम है, यहाँ का अदालती निजाम, इसलिए आपकी जल्दी जान छूट गई। लेकिन शर्म आती है कि आप जब ये कहेंगे कि राणा सनाउल्लाह जेल में गए थे तो वो बेगुनाह थे, फलां जेल में गया तो आप सब लोगों को याद रखिएगा, जब तक आप टॉप के 10,000 लोग जेल में नहीं डाल देते, उस वक्त तक ना मेरे बच्चों को रोटी मिल सकती है, ना आपको रोटी मिल सकती है। उस वक्त तक एक चीज भी हमें खालस नहीं मिल सकती। तब तक जब तक ये लोग जेलों में नहीं होते, हम लोग अपने इदारे बेच के खा जाएंगे, हम अपना पूरा मुल्क बेच के खा जाएंगे। अच्छा, कल यौम यकजहती कश्मीर था और उसमें हमने बात की, मैं एक जगह पे बात कर रहा था कि भाई कल मैं पढ़ के हैरान रह गया कि मकबूजा कश्मीर में जो यहाँ मोटरसाइकिल 1,30,000 की होगी, 70, वहां 30,000, वहां 18 रुपए किलो आटा है, वहां 18 रुपए किलो दूध है। अच्छा, मैं सोच रहा था, और जो सोशल मीडिया पे उसके बाद कि यार जो हम कह रहे हैं कि हमने वो कश्मीर लेके पाकिस्तान में शामिल करना है, वो बेचारा तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे कि यार हमें क्यों शामिल करना है, खुदा का वास्ता है, हम तो 18 रुपए किलो खालिस दूध पी रहे हैं। जब आप हमें शामिल कर लेंगे तो हमें 218 रुपए किलो दूध पीना पड़ेगा, और वो भी केमिकल वाला। बाबा फिर तो हमें वो जो हम 2 लाख की यहाँ गाड़ी ले लेते हैं, यहाँ 2 लाख रुपए की मोटरसाइकिल भी हमें लेंगे। फिर वो यही नहीं कहेंगे, वो कहेंगे भाई जिदों ही असी तुहाडे नाल शामिल, उसी वक्त हमने 10-10 लाख रुपए का मकरूज हो जाना, हमें किस अजाब में डाल रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कभी इस पे गौर कीजिएगा, जो अब मैं बात कर रहा हूं ये सोशल मीडिया से मैंने ली, तो कितनी वैलिड बात है, कितनी इसमें रियलिटी है कि जब वो लोग शामिल होंगे ना कश्मीरी आपके साथ, हर कश्मीरी 10 लाख रुपए का मकरूज होगा। तो हम उन्हें मकरूज करने के लिए अपने साथ शामिल करें। कोई एक पाकिस्तानी इस बात को जरा सोचे कि हमारे हुक्मरान हमारे साथ मैं बार बार कहता हूं, आसिफ अली जरदारी के बारे में भी सोचना है, इमरान खान के बारे में भी सोचना है,
नून लीगियों के बारे में सुन रहे हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के बारे में, कि जितने भी हमारे हुक्मरान हैं और उनके साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं, वो MQM वाले हैं, वो मौलाना फजल रहमान हैं, वो ANP वाले हैं, जितने भी लोग हैं बाबा, जो बरसर इक़्तिदार हैं, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला दौर था ना 2018 से, जिसमें एक बंदा इक़्तिदार से बाहर नहीं था। कोई वफाक में हुक्मरानी कर रहा है, कोई नीचे हुक्मरानी कर रहा है, कोई सूबे में किसी के साथ है, कोई वफाक में किसी के साथ है, जिसके पास एक नशिस्त है वो भी मिनिस्टर बना हुआ है। शेर रशीद की मिसाल है, एक ही सीट है और वो भी मिनिस्टर था। तो सारे के सारे लोग बरसर इक़्तिदार थे। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, पाकिस्तानी कौम को एक दफा सोचना होगा कि उनके साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। अगर पाकिस्तानी कौम की अब भी आंखें ना खुली, IMF का वफद यहां मौजूद है और वो कड़ी से कड़ी शराइत रख रहा है, वो अपने सारे मुतालबात मनवा रहा है, और लोगों को पता ही नहीं है कि इनका जो बेटा अब पैदा हुआ है, जो बच्चा अब पैदा हुआ है ना, बच्ची या बच्चा जो अब पैदा हुआ, वो 10 लाख का मकरूज हो रहा है। मेरे घुघू घोड़ों को इस बात का पता ही नहीं है कि हमने पैसे किस चीज के देने हैं। भाई आपके पास ना रोटी है ना कपड़ा है, आप टैक्स देते जा रहे हैं, हर चीज पे टैक्स देते जा रहे हैं, और जो लोग आपके टैक्स पे अय्याशी कर रहे हैं वो IMF के साथ मुज़ाकरात करके आपके कर्ज में इजाफा कर रहे हैं। इसहाक डार हो, हफीज शेख हो या कोई भी हो, उसका एक ही काम है, इस कौम को मजीद कर्जों में कैसे जकड़ना है, कर्जों से निकालना उनका माटो नहीं है, उनका मिशन नहीं है, इस पे वो काम ही नहीं कर रहे। आपको और मुझे मजीद कर्जों की दलदल में दिखे रहे हैं। पहले हम 6 लाख के मकरूज थे, अब 7 लाख के, फिर 8 लाख के, फिर 10 लाख के, फिर 15 लाख के, फिर 20 लाख के। पाकिस्तानी अवाम को जागना होगा। अगर ये ना जागे तो पूरे का पूरा मुल्क बेच के ये नशई खा जाएंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान समीर भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।